ठीक है, तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्लास 12 का। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पिछला चैप्टर में कोई दिक्कत? ठीक है, पिछला चैप्टर अच्छे से हो गया था, है ना। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जिसमें हम लोग पढ़े थे मेंडल्स का लॉ, बाकी मेंडेलियन डेविएशंस, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, डिजीज पढ़े थे, क्रोमोसोमल और आपको पढ़े थे मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए, नाम से पता चला, जैसे पिछले क्लास में था क्या, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो वहां पर बताए थे प्रिंसिपल का मतलब क्या, इनहेरिटेंस का मतलब क्या। तो यहाँ पर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का मतलब तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है, कि क्या, तो ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स, है ना, फ्रॉम, कह सकते हैं, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, या आप ये भी कह सकते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, भी कह सकते हैं। और यहाँ पर मॉलिक्यूलर बेसिस कहने का मतलब है कि इस चैप्टर में हमें वो पढ़ना है कि जो इनहेरिटेंस, जिसको मेंडल बोल रहे थे कि इनहेरिटेंस के लिए रिस्पांसिबल कौन है, तो फैक्टर है। मेंडल बोले थे फैक्टर, बाद में पता चला वो एलील्स है। समझ में आया? बाद में क्या पता चला, एलील्स है। और वो एलील्स जो है, ठीक है, एक्चुअली में मतलब मॉलिक्यूल यहाँ पर कौन सा, मतलब कौन मॉलिक्यूल है जो कि, क्योंकि आप तो जान रहे हैं हम लोग का शरीर में क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स है, फैट्स है ना, जो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है जो क्लास 11 में आप बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि इनहेरिटेंस के लिए कौन सा मॉलिक्यूल रिस्पांसिबल है, यानी कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो रिस्पांसिबल है इनहेरिटेंस के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, कि अगर आपको पहले बता दें तो पता चले कि आपका क्या है। जैसे मान लीजिए डीएनए एक मॉलिक्यूल है, आरएनए एक मॉलिक्यूल है, प्रोटीन्स एक मॉलिक्यूल है ना, फैट्स क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें से कौन रिस्पांसिबल है इनहेरिटेंस करने के, मतलब कौन एक जनरेशन से कैरेक्टर को दूसरे जनरेशन में लेके जाता है, उसी के बारे में पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले बता दें कि डीएनए है ना, ये रिस्पांसिबल है, ठीक है, सभी में, है ना, आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल। लेकिन कुछ का अगर एग्जांपल आप छोड़ दें, जैसे फ्यू वायरसेस, अगर फ्यू वायरसेस को आप छोड़ दें तो कुछ वायरस को छोड़कर सभी में डीएनए ही मॉलिक्यूल है जो कि जो है ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स के लिए रिस्पांसिबल है। और जो हम लोग बात करते हैं एलील्स का, जीन का, एक्चुअली में वो किसमें, डीएनए में ही है, या डीएनए का ही पार्ट है, या डीएनए के अंदर कोई पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं जीन या एलील्स। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पर जो है वो भी हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो डीएनए जो है वो रिस्पांसिबल है इनहेरिटेंस के लिए सारे ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगी हो, प्रोटिस्टा हो, ठीक है, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सब में जो है वो डीएनए इज रिस्पांसिबल फॉर दिस इनहेरिटेंस। मतलब डीएनए एक मॉलिक्यूल है जो क्या हो रहा है, हमारे पेरेंट्स से हम लोगों के शरीर में आया है, तब हम लोग जो अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर को बियर कर रहे हैं, मतलब वो ह्यूमन तो हम लोग भी ह्यूमन, है ना। उसी तरह से एलिफेंट से उसका डीएनए उसके बच्चे में जाएगा, जो कि निर्धारित करेगा कि वो एलिफेंट बनेगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो अब देखिए, मेंडल बोल दिया फैक्टर, बाद में है ना वाटसन उसको बोले कि जो है एलील्स है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर खोज चालू हुआ, कैसे पता चला कि डीएनए है, ठीक है। तो जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहले क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर दे दिया, फिर पैकेजिंग दे दिया, है ना, फिर बाद में आया है सर्चिंग पर। हम आपको पहले सर्चिंग बताएंगे तब आपको बेहतर समझ में आएगा सीरीज में, ठीक है, किताब बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर है कि सर्च स्टार्ट हुआ, है ना। सर्च क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, सर्च फॉर, है ना, जेनेटिक मटेरियल, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल के लिए सर्च स्टार्ट हो गया। सर्च मतलब है ना एक्सपेरिमेंट, है ना, जो आप कह सकते हैं जो लैब में परफॉर्म जो उनको करना है, मतलब आप साइंटिस्ट लोग पता लगाना चालू कर दिए। तो सर्चिंग चालू हो गया कि जेनेटिक मटेरियल कौन है। जेनेटिक मटेरियल मतलब दैट मॉलिक्यूल व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इनहेरिटेंस, इसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल कौन है, मतलब वो मॉलिक्यूल कौन है जो इनहेरिटेंस कर रहा है, उसी को बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो वो जेनेटिक मटेरियल का खोज चालू हो गया, मतलब जो मॉलिक्यूल इनहेरिटेंस करेगा उसका खोज चालू हो गया।
तो सबसे पहले देखिए 1928 में कौन कौन इस खोज में भाग लिए, ठीक है, जिसे हम अभी ईयर देख रहे थे, है ना, ये तो हमको भी याद नहीं रहता है ना, जब तो आप लोगों को याद रखना है। 1928 में जो है फ्रेडरिक जो है ग्रिफिथ, ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को शुरू किया, ठीक है। इनका एक्सपेरिमेंट का नाम दे दिया गया क्या, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नाम दिया गया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। फिर इनके पीछे पीछे जो है दूसरा एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया, वो आपका 1933 से 44 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इतना समय तक चला, ठीक है। ये कौन किए, ये किए एवरी मैकलियोड एंड मैकार्टी। इनका क्या नाम दिया गया, ठीक है, अगर ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, इनका जो 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 आपका जो प्रोसेस ये कर रहे थे या जो भी परफॉर्म करते हैं या जो भी अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें नाम दिया गया बायोकेमिकल प्रिंसिपल, ठीक है, क्लियर। और तीसरा जो कंफर्म किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वो आपका 1952 में, ठीक है, हार्से एंड चेज, जो है ये दोनों साइंटिस्ट का नाम है हार्से एंड चेज। इनका नाम क्या दिया गया, इसका जो है एक्सपेरिमेंट को बोला गया प्रूफ फॉर डीएनए, है ना, प्रूफ फॉर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। मतलब आपको अगर मान लीजिए दे देगा कि डिस्क्राइब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, तो आपको ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट लिखना है। आपको अगर बोल दिया 19 आपका अगर बोल दिया कि जो है बायोकेमिकल प्रिंसिपल आपको लिखना है, तो आपको जो है एवरी मैकलियोड-मैकार्टी का जो है वो प्रिंसिपल को लिखना है, उसका प्रोसेस को लिखना है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट को लिखना है। और अगर बोल दिया कि है ना डिस्क्राइब द प्रूफ फॉर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, तो आपको अगर डायरेक्टली बोल दिया कि प्रूफ फॉर डीएनए जेनेटिक मटेरियल, तो इनको प्रूफ क्यों बोला गया, क्योंकि ये इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को मतलब कंफर्म किए हैं, ये इनका एक्सपेरिमेंट से ये चले, यहाँ पर पता चल गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, बाद में ये कंफर्म किए, है ना, दूसरा एक्सपेरिमेंट करके तो बोल दिया गया कि प्रूफ फॉर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो तीनों एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखना है। बोर्ड में आपका या कोई भी एग्जाम हो, इसमें से ये तीन में से एक आना ही आना रहता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, आना ही आना रहता है, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है थोड़ा सा इसमें बच्चों लोग को ये कठिन लगता है हल्का सा, हालांकि हम बता रहे हैं तो कठिन होगा नहीं, लेकिन इसमें क्या होगा थोड़ा सा बच्चों लोग को कठिन लगता है, लेकिन वैसा कुछ कठिन नहीं है, और इसी से ज्यादा क्वेश्चन उठा के पूछता है। डायरेक्ट बोलेगा कि हार्से एंड चेज का एक्सपेरिमेंट को आप जो है वो ये कीजिए, उसका कंक्लूजन लिखिए कि क्या कंक्लूड किए, या उनका एक्सपेरिमेंट को लिखिए, ठीक है, या फिर जो है अगर एमसीक्यू में देगा तो किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर या कौन सा वो अपना सैंपल, एक होता है ना जब आपको एक्सपेरिमेंट करते हैं एक सैंपल लेते हैं, वो सैंपल आपका जो है कौन सा सैंपल को लेकर वो एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आएंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, है ना, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ, आराम से बैठिए, उसे नहीं करना बोलता है, ठीक है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो है जब अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू किए तो ये क्या किए, सबसे पहले देखिए एक बैक्टीरिया है, एक लिए किस पर किया वो समझिए, एक बैक्टीरिया, इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी भी बोलते हैं, ठीक है। जब हाथ से लिखते हैं तो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में आपको पता है साइंटिफिक नेम है, तो अंडरलाइन करना पड़ेगा, ये कैपिटल रहेगा, ये स्मॉल रहेगा, ठीक है। इसके लिए मेरा एमएससी में पूरा प्रैक्टिकल को माइक्रोबायोलॉजी की मैम थी, तो मैंने पूरा प्रैक्टिकल को क्रॉस कर दिया, आज भी याद है, ठीक है, साउथ की मैम थी, पूरा प्रैक्टिकल को जो है मेरा क्रॉस कर दी, तो हमको समझ में नहीं आया कि मान लीजिए हम जिसका कॉपी किए उसका सब सही हो गया और मेरा गलत हो गया, क्योंकि हम जिसका कॉपी किए वो बहुत अच्छे से पेंसिल से जो साइंटिफिक नेम को बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के थ्रू लिखा था। अब एमएससी में है और ये मिस्टेक करते हैं, तो डेफिनेटली मेरा प्रैक्टिकल जो है वो पूरा एकदम क्रॉस करके ऐसे करके फेंक दूँ, ठीक है, कि नहीं ये एक्सपेरिमेंट आपका जो है ना, आई विल नॉट साइन दिस एक्सपेरिमेंट, है ना। तो मैंने को पूछे कि मैम व्हाट इज द प्रॉब्लम, ठीक है, व्हाट हैपेंस, और नो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉब्लम। अब हम चेक करने लगे सब कुछ तो सही है, सब कुछ तो सही है, लेकिन हम सबसे मिला रहे सब कुछ सही है, लेकिन मेरा दिमाग ये नहीं जा रहा है कि बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, फिर से हमको प्रैक्टिकल लिखना पड़ा, फिर हमको बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर फॉलो करना पड़ा, क्योंकि वो भी माइक्रोबायोलॉजी में, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी में ही तो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया वायरस ये सब का नाम रहता है,
ठीक है, तो जो आप जो फंगी से जो पढ़ते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी का ही पार्ट होता है। एक पेपर में माइक्रोबायोलॉजी होता है। देखिए इसका जो है ना दो वैरायटी होता है, इसका उसको वैरायटी का बोलते हैं स्ट्रेन। जैसे मान लीजिए अगर स्ट्रेन को समझिए, मतलब इसका जो है 2 स्ट्रेन है, 2 स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन्स क्या होता है समझिए, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन का मतलब समझ सकते हैं वैरायटी। स्ट्रेन का मतलब क्या समझ सकते हैं, वैरायटी। वैरायटी मतलब मान लीजिए कि जैसे हम लोग भी ह्यूमन है इंडिया का, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का भी ह्यूमन है, जापान का भी है ना, साउथ अफ्रीका का भी है। तो आप मान लीजिए साउथ अफ्रीका नेग्रो खड़ा कर दीजिए, है ना, मान लीजिए हम लोग खड़ा हो जाइए, तो ऑस्ट्रेलिया को खड़ा कर दीजिए, है ना, तो ब्रिटिश को खड़ा कर दीजिए, तो चारों में चेहरा से ही थोड़ा थोड़ा दिख जाता है कि कौन कहाँ के रहने वाला है। समझ में आ रहा है, मतलब ह्यूमन में भी क्या है, कई तरह का अलग अलग ऑरिजिन से आए हुए हैं, अलग अलग वैरायटी है। तो हम लोग कह सकते हैं स्ट्रेन, ये अलग अलग स्ट्रेन है, मतलब अलग अलग वैरायटी, अलग अलग टाइप है, ठीक है। तो ह्यूमन पर इसको जल्दी लागू ना करके हम लोग यहाँ बैक्टीरिया पर अगर देखें तो इसका 2 स्ट्रेन होता है। एक स्ट्रेन को बोलते हैं आर टाइप, ठीक है, और एक स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं एस टाइप। पहले इसको समझिए अच्छे से। ये भी पूछ लेता है कि आर टाइप और एस टाइप में क्या अंतर है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है ये कौन सा डिजीज कॉज करता है, तो निमोनिया, निमोनिया नाम का बीमारी जो है ये कॉज करता है, ठीक है। निमोनिया अक्सर आप सुनते होंगे बच्चों वगैरह में निमोनिया का केस ज्यादा देखता है, थोड़ा सा ठंडा लगा, साथ ही सर्दी खांसी बुखार शुरू हो गया है ना, तो पता चलता है कि उसमें निमोनिया का लक्षण है ना, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है उसको अटैक कर गया है। और ये शुरुआती में तो चलिए ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जाता है ये जानलेवा भी हो सकता है, हो क्या सकता है, जानलेवा है, ठीक है, समझ गए। तो ये जो आर टाइप, अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो आर टाइप का है, वो आर टाइप का जो है, क्यों आर इसका नाम क्यों दिया गया, तो इसका नाम आर से रफ, ये बैक्टीरिया रफ होता है। रफ मतलब बाहर से इसका जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा रफ होता है, कारण क्या होता है आपको अभी समझ में आ जाएगा। और एस टाइप जो बैक्टीरिया होता है उसका स्मूथ होता है। तो स्मूथ ये क्यों होता है, क्योंकि ये अपने ऊपर एक और लेयर बनाता है जिसको बोलते हैं कैप्सूल, कैप्सूल, ठीक है, समझ में आ रहा है। जब आप पढ़े होंगे कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसके ऊपर एक और एडिशनल लेयर रहता है, उसको प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं, ठीक है। वो जो है आपका, है ना, वो जो आपका लेयर होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो किसी किसी में जिसमें काफी ज्यादा अगर हार्ड लेयर हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल, और अगर वो लेयर थिन है और ज्यादा हार्ड नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइम लेयर, ठीक है, स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल। तो कैप्सूल क्या हार्ड है, तो कैप्सूल जिस बैक्टीरिया के ऊपर लग जाता है ना वो बैक्टीरिया क्या होता है, स्मूथ। कैप्सूल हार्ड है सर, कैप्सूल वो कैप्सूल जो होता है जब उसके ऊपर जब से ये मान लीजिए बैक्टीरिया है, ये सेल वॉल है बैक्टीरिया का, इसके अंदर ये इस तरह से मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, इस तरह से होता है, ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसकंटीन्यूअस वे में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है वैसा होता है। तो इसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा लेयर रहता है। ये लेयर अगर काफी ज्यादा अगर हार्ड है और क्या ठीक है तो उसको बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है। और अगर ये लेयर जो है ना, अगर थीन है और आप कह सकते हैं कि ज्यादा हार्ड नहीं है, मतलब जो है सॉफ्ट है ना, तो इस लेयर को बोलते हैं स्लाइम लेयर। ये प्रोटेक्टिव लेयर है बैक्टीरिया में। तो एस टाइप में कैप्सूल बन गया, तो कैप्सूल बन गया तो क्या हो, ज्यादा स्मूथ हो गया, ठीक है। और जिसमें कैप्सूल नहीं बना वो क्या है, रफ हो गया, मतलब यहाँ पर नो कैप्सूल। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। अभी भी मूवी भी देखे होंगे अक्षय कुमार का, क्या नाम था, जो रानीगंज में बना था, रानीगंज का स्टोरी पर वो मूवी बना, पता है ना। सर देखे उसमें क्या होता है, तो कैप्सूल में पैक होके मिशन रानीगंज, हाँ मिशन रानीगंज, बाद में पहले था कैप्सूल गिल, उसका नाम पड़ा था फिल्म का, फिर फिल्म का नाम को कैप्सूल गिल से हटा के सर दिया मिशन रानीगंज। गिल जो है वो साइंटिस्ट बोल रहे, वहाँ का इंजीनियर थे जो बहुत सारे लोगों को बचाए, ठीक है। वो पानी घुस गया था, जो श्रीपुर वाला जो कोयली है ना, रानीगंज का कोई अटैच है, उसके अंदर पानी घुस गया था, उसके अंदर 200 से ज़्यादा मजदूर फंस गया था, तो कोई निकालने का रिस्क नहीं लिया, क्योंकि क्या टेक्नोलॉजी भी नहीं था। तो गिल जो है, पूरा नाम नहीं पता आपको, तो वो गिल जो है वो क्या किया, एक कैप्सूल बनाया, कैप्सूल मतलब हार्ड लेयर बनाया था गोल, आप उसी में घुस के वो अंदर गए, और फिर वहाँ वो निकल गए, और उसी में से तो आदमी का ऊपर घुस गया। कैप्सूल मतलब आप कह सकते हैं कि प्रोटेक्टिव लेयर, समझ गए। हालांकि ये कैप्सूल से रिलेटेड नहीं है। हाँ जी, मोबाइल रखिए।
अब समझिए, जो आर टाइप रहेगा उसके ऊपर कैप्सूल नहीं है, तो जैसे ये हमारा बॉडी में एंटर करेगा तो क्या होगा, ये हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा इसको। तो ये अपना एक्शन जो है हम लोग के शरीर में नहीं दिखा पाएगा। तो ये क्या होता है, नॉन इन्फेक्टिव बोल सकते हैं या नॉन वायरुलेंट बोल सकते हैं। मतलब ये कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। मतलब आर टाइप का स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया अगर शरीर में चला गया तो वो कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, कारण कि हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो इस आर टाइप के ऊपर तो एक्स्ट्रा कोई प्रोटेक्टिव लेयर है नहीं, जिसको क्या करेगा, आसानी से किल कर देगा और ये जो है हमारा है ना एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट के रूप में शरीर से बाहर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैप्सूल है तो ये क्या होगा, हमारा शरीर इसको आसानी से किल नहीं कर पाएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, कॉज करेगा डिजीज कॉज का मतलब ये क्या होता है, ये होता है इन्फेक्टियस बोलिए या बोलिए वायरुलेंट। ठीक है, वायरुलेंट कोई दिक्कत। अब ये जब नॉन इन्फेक्शन है तो मतलब यहाँ पर कोई डिजीज आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको डिजीज जो है वो होगा। कौन सा डिजीज, तो निमोनिया हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्लियर है, पक्का एकदम। ठीक है, तो यहाँ पर डिजीज नहीं होगा, यहाँ पर डिजीज होगा। ठीक है, इसी के आधार पर फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो अपना एक्सपेरिमेंट किए, कुछ नोट डाउन करना तो कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। कभी बोलिए सर इस चैप्टर से सजेशन दे दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, तो पूरा चैप्टर ये बोलेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक एक लाइन इसका जो है वो इंपॉर्टेंट है। चाहे आप मेडिकल दीजिए, नीट दीजिए या फिर आप बोर्ड का एग्जाम दीजिए, एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश कीजिए आप लोग इसको उतारने का, है ना। बस मोबाइल में खींच के पिछले भी क्लासेस में रखते हैं, है ना, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। नोट्स लिखिए, जो आप लोग नोट्स भेजते हैं उसको लिखिए। ठीक है, इस बार से हम थोड़ा शॉर्ट नोट्स दे देंगे आपको, ताकि अगर है ना लेंथी वाला नोट्स आपको लिखने में दिक्कत है, शॉर्ट कर देंगे। ठीक है।